नमस्कार। क्या पानी से भी फैल सकता है कोरोना? गुजरात की साबरमती नदी और 2 तालाबों में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद मध्य प्रदेश में नर्मदा, शिप्रा समेत जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनको लेकर चिंता बढ़ गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पानी में पनप रहा ये कोरोना इंसानी शरीर में जाकर क्या असर दिखा सकता है। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने चिट्ठी लिखी है सीएम शिवराज सिंह चौहान को और मध्य प्रदेश की 2 प्रमुख नदियों नर्मदा, शिप्रा समेत जितने भी प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनकी जांच कराए जाने की मांग की है। तो आज इस बेहद अहम मुद्दे पर करेंगे चर्चा। नर्मदा में मिल रहा, नदियों में मिल रहा ये कोरोना संक्रमण क्या असर दिखा सकता है। हमारे साथ जुड़ेगी विशेषज्ञों की खास पैनल। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुजरात की साबरमती नदी में कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि होने के बाद अब ये चिंता खड़ी हो रही है कि क्या पानी से भी फैल सकता है कोरोना। आईआईटी गांधीनगर और देश के 8 शोध संस्थानों ने अहमदाबाद की साबरमती नदी और 2 अन्य तालाबों से 29 दिसंबर 2020 से हर सप्ताह पानी के सैंपल लिए और इन सभी सैंपल्स में कोरोना वायरस पाया गया। इसके बाद एमपी में नर्मदा, शिप्रा समेत प्रमुख जल स्रोतों के पानी को लेकर चिंता बढ़ गई है। सवाल किया है मुझसे कि क्या कोरोना की संभावना नर्मदा के जल में हो सकती है, तो इसमें मैं अपना कथन ये कहूँगा कि आपसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर पाऊँगा। क्यों नहीं कर पाऊँगा? क्योंकि विषाणु जो है, इसको हम वायरस बोलते हैं, कोरोना वायरस इतना छोटा है, इसका आकार नैनोमीटर्स में होता है। तो नैनोमीटर्स में होने के कारण इसको हम किसी भी सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। तो जब हम इसको देख ही नहीं सकते तो हम इसको पुष्टि नहीं कर पा रहे। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से नर्मदा, शिप्रा समेत प्रदेश के सभी जल स्रोतों की जांच कराने के लिए पत्र लिखा है और कहा है कि जल स्रोतों को संक्रमण से बचाने के लिए विशेषज्ञों के साथ कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। नर्मदा में कि जहाँ भी नदियों में वो मिला है कि कोरोना मिला, कोरोना मिलने पर वो कर लेंगे। मंत्री जी हैं, मंत्री कर लेंगे, जो रमेश जी बोलेंगे उसकी जांच कर लेंगे। अभी तक देश के कई शहरों में सीवेज के पानी में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है और एक अध्ययन के बाद ये भी कहा गया है कि कोरोना संक्रमित मरीज के मल में मौजूद वायरस पानी में पहुंच सकता है। लेकिन प्राकृतिक जल स्रोतों में मिले वायरस के बाद अब चिंता बढ़ गई है। सवाल ये भी है कि पानी में मिला वायरस लोगों पर क्या असर करेगा। होशंगाबाद से शैलेंद्र कौरव और इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं विशेषज्ञों की खास पैनल। जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनवायरमेंट एक्सपर्ट मनीष शर्मा जी। इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेल्थ के पूर्व रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर शरद पंडित और साथ में जुड़ रहे हैं वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक आचार्य। सबसे पहले एनवायरमेंट एक्सपर्ट मनीष जी का रुख करेंगे। मनीष जी, दूसरी वेव जो कोरोना की आई थी उसमें ये कहा जा रहा था कि हवा में तैर रहा है वायरस, इस बात की आम लोगों में दहशत थी। अभी उससे उबर ही पाए थे कि अब नया डर कि नदी में तैरने लगा है, नदी में पनपने लगा है वायरस। मनीष जी, देखिए, जैसा कि आपकी इस एक्सपर्ट रिपोर्ट्स ने आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये पानी में पाया जा सकता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो पर्यावरण के साइंटिस्ट वहाँ पर मिस्टर त्रिपाठी, वो इस पर बहुत शोध कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि सीवेज के माध्यम से, क्योंकि सीवेज में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, वहाँ पर ये विषाणु जीवाणु जीवित रह सकते हैं लंबे समय के लिए। और चूंकि अपने इंडिया में मात्र 20% सीवेज का ही रिसाइकल किया जाता है, 80% सीवेज का जो पानी है शहरों का वो नदियों में, नालों के माध्यम से मिल जाता है। तो बहुत संभावना हो सकती है कि सीवेज के माध्यम से ये पानी, गंदा पानी, उसमें वायरस नदियों में मिल सकते हैं और अभी ऐसा संभावना पूरी तरह से व्यक्त भी की गई है। और कहीं कहीं इस चीज़ की जांच जब हुई, जैसे गुजरात में जांच हुई, तो ये सामने आया है कि जो पानी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी ये वायरस पाए गए। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सीवेज की स्थिति ये है कि बहुत सारे पेशेंट जो घरों में रहे, ट्रीटमेंट घरों में रह के उन्होंने किया, तो उनका जो भी मलमूत्र निकला था वो सीवेज में जाना तय था,
क्योंकि इसका एक कारण ये भी था कि बायोमेडिकल वेस्ट जो एक नियम है उसका पालन सुनिश्चित नहीं किया गया था। इसके लिए हमको एक जनहित याचिका भी दायर करनी पड़ी थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। उसके आदेश के पश्चात कहीं जाके बायोमेडिकल वेस्ट का भी ट्रीटमेंट चालू किया था जो हॉस्पिटल से निकलता था। इसके पहले तो संभावना थी कि ये सीवेज का पानी नदियों में मिलना तय था और उससे कहीं ना कहीं वायरस पहुँचना भी एक आम बात थी। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि बहुत सारी नदियों के किनारे शमशान घाट है जहाँ पर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में भी देखा गया कि कोरोना पीरियड जो पेशेंट थे उनके शवों को बहा दिया गया। तो इसका संभावना बन जाती है कि कहीं ना कहीं इस कारणों से जल प्रदूषित हो सकता है और इस पर शोध चल रही है BHU में। उन्होंने कहा है कि हम जल्दी कुछ ना कुछ परिणाम देंगे आपको। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर शरद पंडित जुड़े हुए हैं। सर, पानी को अब तक साबुन के साथ बड़ा हथियार माना जा रहा है कोरोना की लड़ाई में, हाथ धोते रहिए, लेकिन अब अगर पानी में ही संक्रमण फैल जाएगा, इस तरह की जिस तरह खबरें आ रही हैं कि नदी में कोरोना वायरस मिला है, साबरमती नदी में, तो ये लड़ाई कितनी मुश्किल हो जाने वाली है। नहीं, देखिए, ये जो है बिल्कुल सही है कि ये पानी और साबुन के मिश्रण से जो है नष्ट हो सकता है, परंतु अकेले पानी से हम ये जो अपेक्षा करते हैं कि पानी में जो है वो ये नष्ट हो जाएगा, तो पानी अकेले से नष्ट नहीं होगा। यदि पानी स्पेशली पॉल्यूटेड है तो कहीं ना कहीं से यदि उसमें कंटामिनेशन हुआ है, जो बायोमेडिकल वेस्ट का भी यदि उसमें कहीं, या जो सीवेज लाइन का वाटर है यदि उसमें जा रहा है, तो निश्चित रूप से पानी जो कंटामिनेटेड होगा उसकी वजह से ये परेशानी हो सकती है। तो हमको ये सतर्कता तो रखना पड़ेगी कि जो है पानी किसी भी तरीके से जो है कंटामिनेटेड नहीं हो। दूसरा जो है, ये जो वायरस है ये प्लास्टिक कोटेड वायरस रहता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो ये जो वायरस है ये बड़ा जो है वो हीट रेजिस्टेंस, वाटर प्रूफ और इस तरह के सामान्य वायरस की तुलना में ज्यादा ताकतवर रहता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ये सावधानी जो है वो तो रखना ही पड़ेगी हमको कि पानी भी एक कारण हो सकता है, जो है वो इन्फेक्शन का एक सोर्स हो सकता है। जी, हमारे साथ वायरोलॉजिस्ट दीपक आचार्य भी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, अभी तक हम वायरस की म्यूटेशन की बात सुन रहे थे, डेल्टा प्लस, लेकिन अब इंसानी शरीर के साथ कुदरत में भी वायरस अपने घर बदल रहा है। अभी हवा महफूज नहीं थी, अब पानी की भी बात हो रही है, क्या पानी भी महफूज नहीं? दीपक आचार्य जी। मैं बताना चाहूँगा आपको कि वायरस बेसिकली जो आप उसके बेसिक्स जानना चाहेंगे वायरस के, तो एक बहुत सिंपलेस्ट क्रिएचर है जिसमें सिर्फ बाहर प्रोटीन है, अंदर जेनेटिक मटेरियल है, और इसकी यही सिंप्लिसिटी इसको यूनिक बनाती है। ये इसको सरवाइव करने के लिए किसी एक होस्ट की जरूरत होती है, तब ये सरवाइव करता है। इसके अलावा ये क्रिस्टलाइज भी हो सकता है, सालों तक, सैकड़ों सालों तक वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में रखा जा सकता है। उसके बाद जैसे ही होस्ट मिलेगा ये इमीडिएटली एक्टिव हो जाएगा। यहाँ कहने का ये मतलब है कि वायरस को जीवित और अजीवित के बीच की एक लिंक माना गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट इस स्टडी के ऊपर में आते हैं जो अभी पब्लिश हुई है, जो यहाँ पर प्रोफेसर मनीष परमार ने किया है IIT गांधीनगर के। इनकी स्टडी में ये क्लियरली कहते हैं कि अभी हमें ये नहीं मालूम कि इसके वायरस के अंदर में वायरस का जो जीनोम है वो लाइव जीनोम है या नहीं है, वायरस जिंदा है या नहीं है। इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए गुजरात बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च कमेटी को ये सैंपल्स भेजे गए हैं, फर्दर स्टडीज होंगी। अब मैं चूंकि आप वायरोलॉजिस्ट के नजरिए से बात करूं तो वायरस को सर्वाइव होने के लिए होस्ट की जरूरत होती है, और जैसा इससे पहले मुझसे पहले स्पीकर ने कहे हैं कि एक्सक्रीट जब करता है ह्यूमन या जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसके साथ में ये वायरस आ सकता है, लेकिन ये जिंदा है या नहीं है, वाटर बॉर्न हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके ऊपर कोई स्टडीज अभी तक नहीं आई है। एज फार एज इसका इम्पैक्ट का संबंध है, यदि आप पोर्टेबल वाटर या जो आपके पास जो पीने वाला पानी घरों में आता है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, वो फिल्टर होकर आ रहा है, वाटर फिल्टरिंग प्लांट से आ रहा है। हाँ, थोड़ी शंका या थोड़ा संदेह उन लोगों के ऊपर हो सकता है जो डायरेक्टली उस रिवर में जाकर जंप कर रहे हैं, नहा रहे हैं, उस पानी का आचमन कर रहे हैं। डेफिनेटली न सिर्फ वायरस बल्कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो उनकी सेहत बिगाड़ सकते हैं, लेकिन आज की स्थिति में मैं कहूँगा इससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये वायरस है, आपकी बॉडी में है, होस्ट के अंदर है, तो सर्वाइव करने वाला है। एक लिमिटेड टाइम के बाद में किसी भी सरफेस पर ये इसका इनर्ट होना कंपलसरी है, वो क्रिस्टलाइज हो सकता है या इनएक्टिव।
हमारे साथ मनीष जी भी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात तो हम सुनते रहे हैं पानी के जरिए, और अब जिस तरह आप बता रहे थे कि सीवेज का जो पानी है उसमें इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई हैं कि उसमें कोरोना वायरस मिला है, लेकिन अभी जो ये नतीजे आए हैं गुजरात से, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये तो नेचुरल वाटर रिसोर्स है, ये नदियों का जो पानी है आमतौर पर इसे शुद्ध पानी कहा जाता है। मनीष जी, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे जबलपुर है या होशंगाबाद है या गुजरात में भी नर्मदा नदी बहती है ना, अमरकंटक से लेकर जो खंबात की खाड़ी तक जहाँ नर्मदा जी मिलती है समुद्र में, 350 से ज़्यादा बड़े छोटे नाले और नालियों उसमें मिलते हैं, और उनमें अभी किसी में भी कहीं पे भी STP स्पेशल ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए गए। मतलब सीधा शहरों की गंदगी जो है वो जाके नदियों में मिल रही है, इसकी सहायक नदियों को भी प्रदूषित करेगी। जैसे जबलपुर में ही है गौर नदी है जो सहायक नदी है, या पहिरण नदी है, पर्यट नदी है, इनमें गायों का गोबर, डायरेक्ट गोबर डेयरियों द्वारा बहा दिया जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि चूंकि सीवेज का जो गंदा पानी है वो अभी लगभग सभी नदियों में मिल रहा है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक अध्ययन कराया था जिसमें ये सामने आया कि पूरे देश की 200 ऐसी नदियां हैं जिसमें भारी प्रदूषित है और उनको साफ करना अति आवश्यक है, जिसमें से गुजरात की भी कुछ नदियां हैं, मध्य प्रदेश की भी नदियां शामिल हैं। तो ये कहना कि शुद्ध पेयजल आता है नदियों में, आज की तारीख में सारी नदियां शुद्ध है, ये कहना असंभव है, क्योंकि खुद ही सरकार की ही एक नोडल एजेंसी जो CPCB है उसने इस चीज़ को सिद्ध किया है कि नदियों में प्रदूषण हो चुका है। और जैसा कि हमारे बायोलॉजिस्ट जी ने बताया था कि होस्ट चाहिए, तो डेफिनेटली सीवेज एक सभी बीमारियों के लिए, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, उसके लिए बहुत स्ट्रांग होस्ट होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। और ऐसे शुद्ध पानी में जो जैसे पेयजल है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, हमारे एक स्टडी के अनुसार वहाँ पर वायरसेस और बैक्टीरिया कम जीवित रहते हैं। लेकिन गंदे पानी में जहाँ ऑक्सीजन कम मात्रा में रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जीवित रहते हैं, और ये आजकल सभी वाटर में मिल रहा है, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर हो वहाँ पर भी प्रदूषण हो रहा है, चाहे फिर वो नदियाँ हो, समुद्र हो, सबको प्रदूषित होने से कोई नहीं रोक पा रहा है। इन सीवेज के कारण, कारखानों के गंदे पानी के कारण, इससे ये भारी मात्रा में सीवेज पहुंच रहा है, और संभावना तो पूरी है कि शुद्ध पेयजल को भी कहीं ना कहीं प्रदूषित कर देगा। जी, दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी वायरोलॉजिस्ट हैं। दीपक जी, एक जो आम लोगों में सवाल है, जैसा अभी मनीष जी भी कह रहे हैं कि जो शुद्ध पेयजल के स्रोत हैं वो भी दूषित हो रहे हैं लगातार, तो संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां कोरोना वायरस पनप सकता है। हालांकि मध्य प्रदेश के जो जल स्रोत हैं वहां की जांच होना बाकी है। आम लोगों के जहन में जो उठ रहा है सवाल वो ये है कि जो लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं उस पानी के, अभी भी नर्मदा जल में जो है घाट पर लोग पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, उन पर ये वायरस कितना असर दिखा सकता है, किस तरह का बिहेवियर हो सकता है, कितनी उम्र हो सकती है इस वायरस की? दीपक जी, बहुत सारे कोइंसिडेंसेस की जरूरत होगी, तब जाके इस बात को कंक्लूड किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, कम से कम 650 से 700 स्टडीज ऐसी हो चुकी हैं जो पानी के अंदर में सर्वाइवल के ऊपर में बात करती हैं कोरोना के, जो कहीं ये इंडिकेट नहीं करते हैं कि इसका डायरेक्ट इंटरवेंशन ह्यूमन बॉडी के ऊपर में आ रहा है। पहली बात, यानी कहीं ना कहीं ये नहीं हो रहा है कि सीधे पानी कंज्यूम कर ले रहे हैं और उसके बाद में कोरोना आ जा रहा है। रही बात ट्रेसेस मिलने की, वायरस के ट्रेसेस मिलने की संभावना की खबर दी आपने दीपक जी, मिलने की बात है, तो ट्रेसेस मिलेंगे, क्योंकि वायरस जाएगा कहाँ? मलमूत्र से, सीवेज से आएगा, कहीं ना कहीं आएगा ना किसी सरफेस पर। लेकिन उसके अंदर में उसका जेनेटिक मटेरियल है जो सबसे खतरनाक होता है, जिसके जाने के बाद ही होस्ट से मतलब मेरा यहाँ पर ह्यूमन बीइंग है। खासतौर पे कोरोना वायरस की जो होस्ट चाहिए वो ACE2 जो जहाँ रिसेप्टर्स होते हैं, जहाँ पर ये जाकर अटैच होते हैं प्रोटीन्स, वो ह्यूमन बीइंग है। और ह्यूमन बीइंग तक पहुंचने में घर के मल मूत्र के निकलने से लेकर वहां लोकल ड्रेनेज से लेकर नदियों तक पहुंचने में एक लंबा वक्त गुजरता है। हर वायरस की इनकी एक सेल्फ लाइफ है। उस समय सरफेस पर या किसी एक जहां पर लो ऑक्सीजन एरिया वहां पर भी कितने समय तक रहता है, इसकी कोई ऐसी कंक्लूडिंग स्टडीज अभी तक नहीं आई। दूसरी बात यह है कि वायरस बॉडी में आएगा, उसके बाद ही ये संभावनाएं हैं कि ये आप पर अटैक कर सकता है। चूंकि ये किस्मत, या मैंने कहा आपको चांस की बात इसलिए कही, आप नर्मदा घाट की बात करें या जबलपुर के आसपास की,
पहली बात, वहां पर कितनी डेंसिटी है इस वायरस की जो सैंपल्स में मिले हैं। दूसरी बात, ये कोई स्टडी में नहीं आया है कि इसके अंदर लाइव जीनोम है, इसके अंदर लाइव जीन्स हैं जो जिंदा हैं, जो ये साबित कर सकते हैं या जो ये प्रभाव डाल सकते हैं कि हमारी तबीयत उससे बिगड़ जाए या हम इन्फेक्ट हो जाए। तो अभी तक कोई स्टडी अभी तक नहीं आई है इंडिया में जहां पर ये बताया जा रहा है कि जिंदा कोरोना वायरस पानी के सैंपल से मिले हैं। कोरोना वायरस मिले हैं, लेकिन वो जिंदा हैं या नहीं है इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इनफैक्ट यहाँ वाली जो स्टडी हुई गांधीनगर वाली या जो जेएनयू के साथ में मिलकर हुई है, उसके सैंपल्स भी आगे भेजे गए हैं ये चेक करवाने के लिए कि क्या वाकई इसके अंदर जो जीन्स हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो अभी लाइव है या नहीं है। या क्योंकि ये दिसंबर जनवरी की बात है 2020 की, और पेपर अब पब्लिश हुआ, इसकी चर्चा हम अब कर रहे हैं, वरना इसका हल्ला बहुत पहले मच गया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी ये शोध होना बाकी है कि वो जिंदा वायरस है कि नहीं और इंसानी शरीर में जाकर वो क्या असर दिखा सकता है। डॉक्टर शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर शरद, जिस तरह की बात हो रही है कि जो सीवेज प्लांट है या जो गंदगी प्राकृतिक जल स्रोत में मिल रही है वो एक वजह हो सकती है कोरोना वायरस के पानी में पहुंचने की, है ही वजह। इसके अलावा जो दीपक जी भी जो बात कर रहे हैं कि अभी ये स्टडी पूरी नहीं हो पाई है कि वो डेड वायरस है या जीवित वायरस है, उसका क्या असर होगा पानी जब शरीर में पहुंचेगा। लेकिन इसके मद्देनजर अब क्या जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, अब उसमें कुछ और जोड़ा जाना चाहिए। खास तौर पर जिस तरह से सीवेज की बात आ रही है तो पेशेंट्स का जो मलमूत्र है उसको लेकर भी बहुत सतर्कता अब रखे जाने की जरूरत है, या जो मेडिकल वेस्ट निकलता है अस्पतालों से उसको लेकर भी अब जोखिम बढ़ा है। लगता है शरद जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। हम रुक करेंगे मनीष जी का ही। मनीष जी, आपने जैसा बताया भी, नर्मदा शिप्रा जो एक तरीके से धार्मिक आस्था की भी नदियां हैं हमारे यहाँ, तो अब बड़ी चिंता ये है जिस तरह से गुजरात से ये रिसर्च के नतीजे आए, जिस तरह से साबरमती नदी में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, ऐसे में अब हालांकि धार्मिक आयोजनों पर अभी पूरी तरह प्रतिबंध है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से अनलॉक में ढील मिली है उसके बाद नदियों के तट पर लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि ये पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई कि जो वायरस मिला है वो जिंदा है या मृत है, उसका क्या असर होगा। लेकिन अब इसको लेकर क्या अब और एहतियात घाटों पर बढ़ाए जाने की जरूरत है कि लोग ज्यादा संपर्क में ना आए प्राकृतिक जल स्रोत के भी बिना ट्रीटमेंट के। बिल्कुल स्वाभाविक है, इस बात का तो एहतियात रखना ही होगा कि लोगों की भीड़ कम से कम लगे, चाहे वो धार्मिक स्थल हो या इस तरीके के जो भी पवित्र नदियां हैं उस पर, उसके तटों पर जाकर जो आयोजन किए जाते हैं उसको कम से कम किया जाए। एक छोटी सी बात और ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इस समय मध्य प्रदेश में या पूरे देश में बहुत भारी मात्रा में जो जल ज़मीन से निकाला जाता है, मतलब बोरिंग के माध्यम से निकाला जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस समय हम एक रिसर्च पढ़ रहे थे जो सरकार द्वारा कराई गई थी कि कितनी मात्रा में देश का जल, जो भूगर्भीय जल है, वो प्रदूषित हो चुका है। देखिए भूगर्भीय जल कैसे प्रदूषित होता है, ये जो नदी नाले हैं, जो गंदे पानी बहते हैं, धीरे धीरे उसी से खेत में जब पानी जाता है वो भी ज़मीन में जाता है, और शहरों का बारिश का जो पानी रहता है वो भी, और जो नालियों का पानी रहता है वो भी, और जो जम जाता है वो भी धीरे धीरे करके तालाब के माध्यम से जाता है। हम जब देख रहे हैं कि भारी मात्रा में पेशेंट इस बार बहुत लापरवाही पूर्वक घूमते पाए गए थे, बहुत सारे पेशेंट्स पे कार्रवाई भी हुई थी। स्वाभाविक है ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये चीज़ पता ही नहीं चल पाई किस लेवल पर फैला था कोरोना। तो हो सकता है वहाँ के तालाबों में लोगों ने नहाया और वो भूगर्भीय जल को प्रभावित किया, और वो डायरेक्ट खींचते हैं, उससे तो सिंचाई भी होती है फसलों में और वो पानी सीधा इस्तेमाल किया जाता है। तो एक उस बात की भी मॉनिटरिंग ज़रूरी है कि भूगर्भीय जल की भी मॉनिटरिंग की जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी प्रदूषित हो रहा है। और जैसा कि अभी वायरोलॉजिस्ट जी ने बताया कि अभी ये तय नहीं हुआ है कि वो वायरस जीवित है या मृत है। संभावना व्यक्त की जा सकती है कि हो सकता है कहीं ना कहीं ये आगे चल के लोगों को प्रभावित कर सकता है, पानी के माध्यम से भी हो सकता है। शहरों में बहुत सारे जगह जहाँ नगर निगम की जल प्रदाय योजना होती है उसको फिल्टर करके दिया जाता है पानी, लेकिन छोटे छोटे गांवों में डायरेक्ट यूज़ किया जाता है। 80% गांवों में पानी जो है लोग डायरेक्ट जल स्रोत से इस्तेमाल करते हैं, चाहे नदी हो, तालाब हो या बोरवेल हो। तो एक पूरी योजना बनानी चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, और पहले हर तरह के पानी का
जांच करना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल विदेशी एक्सपर्ट से भी सहायता ली जा सकती है, जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनसे सहायता ली जा सकती है, और जल्दी से जल्दी इसकी जांच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा स्रोत है जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ कैसे प्रदूषित हो रहा है और कहाँ कहाँ लोगों को प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर शरद भी जुड़ गए। तकनीकी दिक्कत की वजह से पहले हम उनसे बात नहीं कर पाए थे। डॉक्टर शरद, जो चर्चा अब आगे बढ़ी उसमें ये निकल कर आ रहा है कि अब पानी भी एक चिंता की वजह बन रहा है। हालांकि जैसा वायरोलॉजिस्ट दीपक आचार्य बता रहे हैं कि इंसानी शरीर पर अभी वायरस कितना असर करेगा या नहीं, अभी ये शोध का विषय है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, अब उसमें पानी को लेकर भी कुछ गाइडलाइन आगे बढ़नी चाहिए, खास तौर पर जो पेशेंट्स हैं वो टॉयलेट्स का जो इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरफ जो हॉस्पिटल का वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको लेकर? नहीं, देखिए, इसमें जो है मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि ये वायरस बड़ा रफ एंड टफ टाइप का वायरस है। आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? फिर आप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? शरद जी, बिल्कुल शरद जी, आपको सुन पा रहे हैं। ये बड़ा रफ एंड टफ टाइप का वायरस है और प्लास्टिक कोटेड वायरस रहता है। ऑडियो का प्रॉब्लम है कुछ जी। ऑडियो का जी शरद जी, प्रॉब्लम है। आपको सुन पा रहे हैं? शरद जी से कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से हम उन्हें नहीं सुन पा रहे हैं। दीपक आचार्य वायरोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। दीपक जी, जो मनीष जी बात कर रहे हैं कि ग्राउंड वाटर जो है वो भी संक्रमित हो सकता है, ऐसी आशंका वो जता रहे हैं, तो इसको लेकर किस तरह की कोई रिसर्च आई है क्या? और अब पानी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता जा रहा है, जो गुजरात की स्टडीज आई और जिस तरह से मनीष जी जिन आशंकाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, ये तो कोरोना का दौर चल रहा है और ये रिसर्च आई इसकी हम ये बात कर रहे हैं। अदरवाइज पानी तो डेफिनेटली एक सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न है पूरी दुनिया के, कि जो नदियों का जो प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है, जिस तरह से तमाम तरह की बीमारियां आ रही हैं। चूंकि हम आज कोरोना के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो इस बात को ये बहुत ज्यादा समझना जरूरी है कि जैसा हम हवा के बारे में जब चर्चा करते थे कि हवा से ये वायरस कितनी देर तक हवा में रह सकता है, हवा में एरोसोल के अंदर में कितने समय तक रह सकता है, 4 से 5 घंटे तक। जो लैंसेट की स्टडी बताती है कि एरोसोल्स के अंदर में 4 से 5 घंटे तक हो सकता है। हैवी पार्टिकल होंगे, पानी की हैवी बूंद होंगी जो खांसी से, छींक से निकलती हैं, वो ग्रेविटी की वजह से सरफेस पे आ जाएंगी तो तुरंत वो खत्म भी हो जाएगा थोड़े समय में। हवा के अंदर में घूम रहा है वायरस 3 से 4 घंटा। पानी के अंदर में इसका सर्वाइवल कितना है, इसके ऊपर में अभी कोई ऐसा स्टडी नहीं आई है और कोई थ्रेटनिंग इसमें कुछ होने वाला है ऐसा भी नहीं है। पहले बेसिक स्टडीज बहुत सारे पेपर्स आए हुए हैं जिसमें वायरस असल में दीपक जी ये फिक्र इसलिए ज्यादा बढ़ी कि अब तक पानी से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते थे, इलाज हो जाते थे, उबालकर पानी देसी इलाज में पी लिया जाता था, एहतियात कर ली जाती थी। लेकिन दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई है उसके बाद खौफ बहुत ज्यादा है और अब उस बीच जब ये खबर आती है कि पानी में भी वायरस की एंट्री हो गई है तो दहशत का बढ़ना लाजमी, क्योंकि हाथ पानी से ही धोया जा रहा है साबुन के साथ। हाँ, हालांकि ये उसमें एक उम्मीद है कि जब हम साबुन के साथ हाथ धो रहे हैं तो कोरोना का भी सफाया कर रहे हैं। दीपक जी, जो आउटर पोर्शन है वो प्रोटीन का बना हुआ है और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए साबुन जो होता है उसको प्रोटीन को तोड़ देता है। उसका जेनेटिक मटेरियल खुला रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। तो प्रोटीन जो है बेसिकली प्रोटीन ही जाकर अटैच होता है हमारे बॉडी पे आकर, ये समझिएगा। प्रोटीन को आपने ब्रेक डाउन कर दिया तो वायरस एज गुड एज डेड हो गया। अब तक जो बातें होती रही हैं पूरे समय में कोरोना को लेकर, कंसर्न को लेकर या सेकंड वेव को लेकर जो डर का माहौल बना है, ये समझिए हमने मौका दिया कोरोना को फैलने का। हम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए पहली वेव के बाद में, हम खुल गए। और ये वायरस की खासियत होती है, ये उसका एक स्पेशलाइज्ड गुण है, जितने समय तक हमारी कम्युनिटी के बीच में वायरस रहेगा उतनी तेजी से रिप्रोड्यूस करेगा और उतनी तेजी से अपने आप को रूपांतरित करेगा। जब रूपांतरित करेगा बार बार, तो ये बार बार आपकी एंटीबॉडीज को एस्केप मार सकता है या बेवकूफ बना सकता है और आपको अटैक कर सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात जो करी जाती है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की, कि ताकि हम डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वो तमाम चीजों को फॉलो करें जो गाइडलाइंस दी गई हुई हैं।
अब चूंकि पानी की बात करी जा रही तो अब इसमें इतना खौफ ना आ जाए लोगों के बीच में कि घर में लोग पानी बॉयल कर करके पीना शुरू करते हैं और परेशान हो जाएं। बिल्कुल नहीं। पानी आपका जहां से भी यदि आपका पानी यदि किसी कॉर्पोरेशन से आ रहा है, फिल्टर प्लांट से आ रहा है और क्लोरिनेशन हो चुका है उसका, तो वायरस उसमें से नहीं आ पाएगा। उसके अंदर में फिल्टर्स लगे होते हैं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो डायरेक्ट सोर्सेज से आ रहा है पानी का, जहाँ से रिवर बॉडी से या कैनाल से या कहीं से लोग वाटर स्ट्रीम से पानी इकट्ठा कर रहे हैं पीने के लिए, तो वो ध्यान रख सकते हैं। वो भी एक कंडीशन होती है कि कितना वायरस लोड है, वायरस है भी या नहीं है, उसमें जीवित है या मरा है। आप बहुत सारी चीजों को इस समय हम कंक्लूड नहीं कर सकते और मैं चाहूंगा लोगों को कि डरने की जरूरत नहीं है। एक कॉमन पैरेलल बहुत सारी स्टडीज आते जाएंगी कल जाके। दीपक जी, लेकिन जो लोग अभी घाटों पर पहुंच रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, डुबकी लगाने में जिनके नाक और मुंह के भीतर जो प्राकृतिक जल स्रोत का, नदियों का पानी जा रहा है, उनके लिए आपकी कोई एहतियात? आपको नदी के घाट की तो बात ठीक है, लेकिन मैं अभी एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था जो नेचर मैगजीन में छपता है और उसमें बताता है कि जो पूल होता है, वाटर पूल, जो स्विमिंग पूल होता है, वहाँ कितने चांसेस हैं। तो उसमें भी वो नेग्लिजेंस बताते हैं कि बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि वो पूल से आपको डायरेक्ट आपकी बॉडी में, क्योंकि वहां पर यदि बहुत ज्यादा लोग हैं, यदि कम पॉपुलेशन या कम लोग वहां पर स्विम कर रहे हैं तो चांसेस हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन उतना लोड नहीं है उसमें, उतना चांस नहीं है कि वो आप कंटेमिनेट हो जाएंगे। ये फ्लोटिंग वाटर है, बहुत तेजी से बह रहा है। जैसा बताया आपको इससे पहले भी डॉक्टर साहब ने कि जो स्टैग्नेंट वाटर होगा, जहाँ डंप होगी, डैम्पनेस ज्यादा होगी, वहां पर चांसेस है कि कोई माइक्रोब ग्रो कर जाए। फ्लोटिंग वाटर हमेशा बेहतर होता है, लेकिन चूंकि कोरोना का दौर चल रहा है और इसमें खासतौर पे हमारे सलाइवा से, हमारे एरोसोल से और हमारे छींकने और खांसने से या थूक से भी ये वायरस फैल सकता है। तो ऐसे में डेफिनेटली सावधानी बरतने की जरूरत है। लोगों को ये सब चीजें कुछ समय अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका। मनीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शरद आपका भी बहुत शुक्रिया इस बेहद जरूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हालांकि जैसा दीपक जी कह रहे हैं कि बहुत घबराने की अभी जरूरत नहीं है, बहुत शोध होना बाकी है, लेकिन जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे अपनी जिंदगी में उतारते रहिए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। आज की इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।